पढ़ा था चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब अपने आसपास दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है सब मैटर होता है, ठीक है, एक तरह का पदार्थ होता है। अब मैटर बना कैसे होता है, कैसे पता लगाया कि इस चीज़ में क्या था, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है, एक कॉर्क लिया था, जैसे सेल की डिस्कवरी हुई वैसे ही एटम वगैरह की भी डिस्कवरी हुई, ठीक है। अब सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर यानी जो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाहर से, बिना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाए। तो अपन क्या क्या देख पा रहे थे कि मैटर जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। अब जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, तो लकड़ी का टुकड़ा ब्लॉक ऑफ वुड में क्या है, बहुत सारा जो है उस लकड़ी के टुकड़े में बहुत सारा जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके वो बना होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो उसके लिए क्या एक्टिविटी करी, जैसे अपन पानी में शक्कर मिलाते हैं तो आप देखते होंगे कि शुगर के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या नमक मिलाते होंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है बाद में मिक्स होते जाते हैं उसमें, तो वो चले जाते हैं पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जो भी पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई स्पेस होती है, उस स्पेस में जाके वो सॉल्ट या शुगर बैठ जाता है, ठीक है। इस तरह से वो चीज़ उसमें पूरी की पूरी मिक्स हो जाती है। समझ में आया? नाउ हाउ आर स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, इनका साइज़ अपन इमेजिन नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा छोटा होता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर सकते, बहुत छोटा, जो अपने को आंखों से तो बिल्कुल ही ना दिखे, शायद ही माइक्रोस्कोप्स वगैरह से दिखे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक्टिविटी की है, सबसे पहले 100 ml पानी लिया, उसमें थोड़ा सा 10 ml क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पिंक कलर का होता है, इसलिए डाला उसको ताकि पिंक कलर उसमें नज़र आए। तो वो पिंक कलर का सोल्यूशन डाला, फिर बाद में क्या किया, उसमें से 10 ml लेकर 100 ml में से 10 ml भर लिया, छोटी सी आपको दिख रही है ऊपर टेस्ट ट्यूब उसमें, फिर उसको दूसरे 100 ml पानी में डाला, ठीक है। फिर इस 100 ml वाला पानी जो अब नया बना उसमें से 10 ml लेके नेक्स्ट 100 ml पानी में उसको मिक्स कर दिया। तो ऐसे करते करते आप देखोगे धीरे धीरे उसका कलर जो है एकदम लाइट होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो कम होते जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। पहले आपने एक स्पून भर के डाला, अब उस पूरे स्पून का सोल्यूशन बन के उसमें से सिर्फ आपने 10 ml दूसरे पानी में डाला, तो पानी तो ज़्यादा होते जा रहा है, पानी तो 100 ml है हर बार, पर ये सोल्यूशन कम ही रह रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे कलर क्या होता है इसका फेड होता जाता है। इसी तरह से सेम आप डिटॉल के साथ कर सकते हो। उसकी स्मेल, यहाँ पे कलर दिख रहा है, डिटॉल का कलर नहीं दिखेगा आपको, स्मेल दिखेगी, मतलब फील होगी स्मेल करके। तो इस तरह से पता चलता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में, बहुत ज़्यादा छोटे, अपनी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे हैं। अब अपन ने नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं पार्टिकल के। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कोई भी चीज़ हो, दो चीज़ हो, पानी था अभी जैसे अपन ने शुगर ऐड किया, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई स्पेस था, जो ही किसी और ने आके ले गया, तभी तो एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिक्स होती है, वरना दुनिया में कोई चीज़ मिक्स कैसे होगी, ठीक है। वो तो फिर अगर उनके बीच में स्पेस नहीं है तो वो उसमें कभी नहीं जाएगी, वो उसके ऊपर ही तैरती रहेगी, अलग, दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो भी मैटर है उसके अंदर पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। अब जैसे अपनी बेंचेस वगैरह ये सॉलिड है, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब जैसे आप एक इंक लो, इंक को आप ग्लास बीकर में पूरा पानी डाल दिया आपने, और उस इंक को स्लाइटली धीरे धीरे ना बॉर्डर पे डालो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, थोड़े टाइम बाद आप उसको छोड़ दो एकदम बिना डिस्टर्ब किए, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो पूरी इंक पूरे पानी में फैल चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, इस वजह से। वरना अपन ने डाली साइड में थी तो क्या रीज़न होता कि वो पूरी जगह फैल जाती। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनसे पता लगता है कि पार्टिकल जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप खुद ही सोचो कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे ये टेबल है, तो इसका पार्टिकल, इसमें जो भी पार्टिकल्स है वो छोड़ के क्यों नहीं जा रहे इस टेबल को, ठीक है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर क्यों नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आया? तो अट्रैक्ट करने की वजह से जो है क्या होता है, वो छोड़ के नहीं जाते हैं,
ठीक है, उस चीज़ को, उस मैटर को। अब देखो, जैसे आप एक वो लो, हैमर से एक कील को ठोकने की कोशिश करो, यानी उसको तोड़ने की कोशिश करो, वो टूटती नहीं है आसानी से, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए अगर टूटना है तो। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक है। जितना फोर्स, उतना ज़्यादा फोर्स उनके बीच में जितना अपन भी बाहर से नहीं लगा रहे हैं। तो यही रीज़न है कि अपन उसको हैमर से बीट करने की कोशिश करते हैं, बट वो फिर भी नहीं टूटती है। और अगर वही चौक है, चौक को आप, उसके पार्टिकल्स के बीच में इतना फोर्स कम है, तो अपन उसको हैमर से बीट करने की कोशिश करेंगे तो वो ईजिली टूट जाएगी। तो समझ में आया? तो पार्टिकल्स अंदर क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं किसी ना किसी फोर्स के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ सेकेंड है स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 ही स्टेट होते हैं किसी भी चीज़ के, या तो वो लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, गैस होती है। इसके अलावा आजकल प्लाज्मा स्टेट भी आने लगा है, ठीक है। उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, और वो आता है तो फर्दर क्लासेस में आता है। तो अब अपन देखते हैं, कोई भी चीज़ है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट्स में क्या होता है, उनकी एक फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बाउंड्रीज होती हैं उनके, ठीक है। उस बाउंड्री के बाहर वो नहीं जा सकते। उनकी कंप्रेसिबिलिटी, यानी उनको दबाया बिल्कुल, अभी जैसे टेबल है, इसको अपन कहाँ दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। इसका एक फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, बाउंड्रीज है। तो सॉलिड्स के पास ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के तोड़ सकते हैं अपन सॉलिड्स को, बट फिर भी उनका शेप चेंज करना अपने लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफ़ी रिजिड, हार्ड होते हैं। अब कुछ रबर बैंड जैसे है, वो भी सॉलिड, बट स्टिल वो अपना शेप बदल सकता है, बट हालांकि वो लास्ट एट द एंड अपने शेप में वापस आ ही जाएगा। समझ में आया? अब स्पंज है, स्पंज भी होता है सॉलिड ही, बट उसके बीच में होल्स है, तो वहाँ पे हवा भरी होती है, तो उसमें अपन पानी या कुछ भी उसको डिप करते हैं तो उसमें आ जाता है वो। सेकेंड है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट्स के पास क्या होता है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में डालोगे, पानी को जग में डालो, जग के शेप का हो जाता है, ग्लास में डालो, ग्लास के शेप का, बॉटल में डालो, बॉटल के शेप का। तो कोई फिक्स शेप नहीं है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है, जिसमें भी डालेंगे उसी का हो जाएगा। और लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, अपना शेप आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि वो बह सकते हैं, ठीक है, लिक्विड होते हैं। इसके अलावा सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको तोड़ना मुश्किल है। लिक्विड में थोड़ा फोर्स उससे कम होता है। और अब अपन जैसे ही गैस में जाएंगे तो गैस में और भी कम हो जाएगा। तो गैस को तो इजीली अलग कर देते हैं, क्योंकि अपन नहीं कर सकते बाय हैंड, फिजिकल मेथड से इन द लैब्स किया जा सकता है, बट वही है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम हो जाता है बाकी सब चीज़ों से, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि अगर अपन एक होल करें या एक कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह उसको स्प्रेड करना है, तो वो कितनी जल्दी स्प्रेड हो जाती है, उसे रेट ऑफ डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। तो पानी में भी रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है, पानी में उससे कम। पानी में ऑक्सीजन हमेशा घुली भी रहती है, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स इसी वजह से सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो चीज़ आपको बताई थी। अब है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट क्या होती है, उसमें बिल्कुल पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं। एक तो हाँ, डिस्टेंस भी, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत काफ़ी पास पास रहते हैं, जैसे इसमें दिखा रहा है। लिक्विड में थोड़ा उससे दूर चले जाते हैं, एंड गैस में सबसे ज़्यादा ही दूर। और गैस में उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी कम होता है, तो इसलिए वो हमेशा दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। अट्रैक्शन ही नहीं है ना, तो पास पास कैसे रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल था बलून के अंदर भरी हुई गैस का। इसलिए तो बलून कभी कभी बर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंदर वो इतने ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं कि प्रेशर लगा रहे होते हैं बलून की दीवार पे, और उससे वो क्या है, कभी कभी बर्स्ट हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा एलपीजी और सीएनजी। सीएनजी तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसको कंप्रेस किया जाता है, जो भी नेचुरल गैस अपन को क्रूड ऑयल से मिलती है। और पेट्रोलियम गैस जो है उसको लिक्विफाइड यानी लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है सिलेंडर में, ध्यान रखना। और जैसे ही ऑन करते हैं वो सीधी गैस फॉर्म में निकलती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि लिक्विड में क्यों किया जाता है, लिक्विड में स्पेस कम ले लेते हैं और वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा गैस भरी जा सकती है उसमें। ओके,
अब देखो कभी परफ्यूम्स है या कभी किचन में खाना बनता है तो उसकी स्मेल आपको बाहर तक आ जाती है ना। परफ्यूम आप स्प्रेड करते हो रूम में एक जगह और पूरे रूम में फैल जाता है और सब जगह आपको उसकी खुशबू आने लग जाती है। तो वो किस वजह से, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी उसको आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होती है, सेकेंड्स में पहुँच जाता है। ठीक है, वही चीज़ लिक्विड्स और सॉलिड्स में कम होती है, सॉलिड्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इस वजह से ये रेट डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ थी। इसीलिए जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस है, मतलब जो गैस सिलेंडर में या कहीं पे भी भरा है, वो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो गैस उसके अंदर कितना धक्का लगा रही है, फोर्स लगा रही है उसके पर यूनिट एरिया, यानी उसकी दीवार के एरिया पे कितना फोर्स लगा रही है वो उस रीज़न से। ठीक है, समझ में आ गया। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी मैटर अपना स्टेट बदल सकता है क्या? ऑब्वियसली बदल सकता है। अपन ने देखा है पानी को अपन बॉईल करते हैं, भाप बन जाती है, आइस को मेल्ट करते हैं, मेल्ट हो जाती है, ठीक है, पानी बन जाता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बदलने से उनमें क्या चेंज, बदलाव आता है। तो अपन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का, आपने देखा होगा पानी का आप बॉईल करो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसमें इतने ज़्यादा एयर बबल्स, मतलब फटाफट फटाफट वो ऐसे उछलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी उसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल जो है वाइब्रेट करना, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। ठीक है, तो वो जो भी एनर्जी अपन उसको हीट से देते हैं, यानी टेम्परेचर से देते हैं, वो कहाँ चली जाती है? हीट उन पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में चली जाती है। समझ में आया? तो जो भी अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल, तभी तो वाटर को बॉईल करेंगे तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो टूटेगा और वो दूर दूर जाएंगे और उसकी वजह से ही तो वो गैस बन जाता है। समझ में आया? तो ये ही चीज़ है कि अपन जब भी उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, वो दूर दूर जाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे और उससे उसका फिजिकल स्टेट जो है चेंज हो जाएगा। अगर सॉलिड टू लिक्विड बनना देते हैं अपन ऐसे मेल्ट करके, तो क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाए, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और वही चीज़ अगर लिक्विड टू गैस में कर दें, यानी बॉइलिंग कर दे, तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव उतना ही होना चाहिए जितना अभी है, ठीक है, एट प्रेजेंट अपने आसपास रहता है 180, तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपको टेम्परेचर को डिग्री टू केल्विन कन्वर्ट करना आना चाहिए। डिग्री में अगर कोई टेम्परेचर दिया हुआ है लाइक 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 ऐड करना पड़ता है। अब जैसे आपको 250 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 50 + 273 कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 323। समझ में आया? तो 323 केल्विन हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप डिग्री को सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में आपका रिविजन करेंगे।